सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। मैं आ सुखविंदर शिरकेला। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच हार्दिक स्वागत है। खबरों की शुरुआत तो पहला एक झात मार लैंदे कुछ चोणवीआं खबरां ते। अकाली दल वालों गठजोड़ तोड़े जाण ते बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया। अकाली दल के फैसले नाल उदास ते हैरान। अकाली दल बीजेपी गठजोड़ टुटण ते बोले शिव सेना आगू संजय राउत। कहा जिस च शिव सेना ते अकाली नहीं, उस गठजोड़ नूं नहीं मानता एनडीए। अशोक तंवर दा पीएम मोदी ते शब्दी हमला, देश नूं बर्बाद कर दिता पीएम मोदी ने। साबका केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह दा देहांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगटाया दुख। पश्चिमी बंगाल च 1 अक्तूबर तो खुलणगे सिनेमा हॉल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दित्ती इजाजत। हुण खबरां दे विस्तार वल वधदे हां। खेती बिलां दे विरोध विच अकाली दल वल्लों 22 साल पुराना गठजोड़ तोड़न तो बाद पंजाब बीजेपी वल्लों पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि अकाली दल साडा पुराना भाईवाल है। अकाली दल के इस फैसले नाल उन्हां नूं दुख होया है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि गठजोड़ तोड़न दे जिहड़े कारण अकाली दल वल्लों दित्ते गए ने ओह वाजिब नहीं हन। पंजाब के हालातों के उत्ते जो राजनीतिक वातावरण पंजाब के अंदर बनया है, ਉਹਦੇ ਤੇ एक बैठक जी है वो हुई है और कल रात श्रोमणी अकाली दल बादल जिहड़ा कि एनडीए का बहुत पुराना साथी और पंजाब के अंदर भी बड़ा लंबा समय इकट्ठे काम किया है, उन्होंने एनडीए को अपने आप को अलग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के नाल जुड़े हुए हर दल को पूरा मान और सम्मान हमेशा दिता और कभी भी भारतीय जनता पार्टी वालों ऐसा कोई गल नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी उस किसी भी दल तो अलग हुई है। लेकिन श्रोमणी अकाली दल राजनीतिक दल है, उन्होंने अपनी लाइन अलग चुनी है। अफसोस जरूर है क्योंकि बहुत पुराना घटक है साडा, इस करके अफसोस है। लेकिन जिहड़े दो कारण उन्होंने दसे वो बड़े हैरान करने वाले। उन्होंने दो कारणों का जिक्र किया। एक उन्होंने कृषि सुधार बिलों के अंदर भी नूं लैके गल कही है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वो किसान हतेशी है। मित्रों, सारी दुनिया और पूरा देश जानता है जब दे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने ने, तुसीं जरा कांग्रेस ने 60 साल इस देश के अंदर राज किया और 60 साल के अंदर गरीब और किसान के नाल केवल लारे लाए, लेकिन उन्होंने जीवन स्तर को उच्चा करने की कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन मोदी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री बनने, क्या किसी ने मंगिया सी उन्होंने कोलों कि 6000 रुपया महीने का अपना किसान के खाते जाना चाहिए, लेकिन किसान की चिंता की 6000 रुपया साल का किसान के खाते जाए। यूरिया नूं लैके पूरे देश के अंदर बवाल होंदा सी, धक्का मुक्की होंदी सी, लाठीचार्ज होंदा सी। किसान तक यूरिया पुजे उहदे लई नीम कोटेड यूरिया जांदा। केड़ी जमीन च की फसल रुक सकती है उसकी टेस्टिंग एडे वड्डे पद्धर ते कराई। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा कार्ड, फसल बीमा, अनेक उपराले जीवन स्तर को उच्चा करने लई किसान ने कीते। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कोर ग्रुप का बनना कि कांग्रेस और आप पार्टी ने पंजाब के अंदर एक भ्रम पैदा किया
ये तीनों दे तीनों कानून पुरानी व्यवस्था नूं किते भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਘਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। देश के प्रधानमंत्री ने आगे कहता MSP जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस के 3.5 सालों के अंदर नवे नवे भ्रष्टाचार के कीर्तिमान हुए हैं, ये किसानों के हितैषी कितना हो सकते हैं? अमरिंदर सिंह जी ने जो सत्ता प्राप्त की थी, जो उन्होंने किसानों नाल वादा किया थी कि मैं पूर्ण ऋण माफ करांगा, 90,000 करोड़ रुपया क्या माफ करता, ये किसानों के हितैषी किया क्या? ये अपना भ्रष्टाचार, चाहे वो गरीब बच्चों का, दलित बच्चों का जो वजीफा सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि तुहाडी पंचायत के अंदर यह जिहड़ा किसान नाल दा धरना है इहनूं सफल करो। ये किसान तो इन्हां द्वारा प्रचोदित है। DC ऑफिस के अंदर लेटर जारी है, DC ऑफिस के अंदर। इसका मतलब है कि ये सरकार अपने नाकामियां नूं छुपा रही है। दूसरे पासे दूसरा मुद्दा है पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के किसानों के हितों की राखी करना पंजाब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और देश के अंदर किसानों की राखी करना देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये जितने भी उपराले हुए हैं, ये जितना भी रिफॉर्म होया है, ये किसानों का जीवन स्तर उच्चा होए, उन्होंने आमदन उच्ची होए, इस करके ये लिया गया। और दूसरा मुद्दा अकाली दल ने पंजाबी भाषा नूं लैके ओदी आड़ लई J&K दे अंदर, क्या किसी स्टेट च है या J&K पहला हैगी सी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने मंग की थी और उन्होंने जिहड़ा वो कानून आया स्थानीय भाषावां नूं लैके ओदी धारा 4 एक नवी क्लास पाई है, 4 ही नवी क्लास के अंदर पंजाबी प्रमोट होए। J&K के अंदर ਇਹਦਾ प्रावधान किया। बीजेपी पंजाब पंजाबियत और पंजाब के लोगों के प्रति जवाबदेही है। इस करके जिहड़े कारण दसे उन्होंने वो पर्याप्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति के अंदर अज भी तुहाडे माध्यम नाल किसान भाईचारा नूं ये कहती है कि मोदी ने करके दस्सिआ ये 6,000 की कल्पना कोई नहीं कर सकता, ये मेरे खाते में सीधा आएगा। कारण ने उन्होंने द्वारा पीछे किसानों की किए गए काम उन्होंने देखते हुए मोदी जी की गल से विश्वास करो, पूरी तरह नाल सरकारी खरीद भी होएगी, होगी रहेगी और MSP भी परमानेंट रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब ये कहना चाहती है कि ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी जिहड़ा ये खेल खेल रही है, इसको बाहर आओ, तुसीं साडे नाल संपर्क करो, अभी तुहाडी गल करन नाल सुनन नूं तैयार हां। मैं पहला भी मिलिया हुण भी मेरी सारी जथेबंदियां नूं पंजाब के अमन लई, पंजाब की शांति लई, पंजाब के भाईचारे लई, लोकतंत्र के अंदर अपनी गलबात कहने का अधिकार है। तुहानूं भी हैगा, सानूं भी है। तुसीं जदों चाहो असीं तुहाडे नाल बैठण नूं तैयार हां। और अगर तुहानूं लगता है कि तुहाडीआं शंकावां का निवारण असीं नहीं कर पा रहे, असीं तुहानूं केंद्र के अंदर भी बिठा सकते हैं। और ये गल मैं अज कोई पहली बार नहीं दोहरा रहा, ये समय समय के उत्ते मैं कहा। और ये पंजाब की खुशहाली अमन लई, पंजाब के अंदर भाईचारा बनने लई इहदे लई भी बड़ा जरूरी है।
शिव सेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी अकाली दल के गठजोड़ टुटण बारे चुटकी लैंदियां कहा कि गठजोड़ जिस विच शिव सेना ते अकाली दल नहीं है, मैं उसनूं एनडीए नहीं मानदा। शिव सेना ते अकाली दल एनडीए दे मजबूत थंम ने, साडे कोल कोई विकल्प नहीं बचिया सी, इसलिए सानूं एनडीए छड्डना पिया ते हुण अकाली दल भी चली गई है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है। 5 साल तक देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद संभाला है। हम उनके साथ काम भी कर चुके हैं। फिलहाल देवेंद्र जी महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, अब बिहार के इंचार्ज बन गए। बहुत दिनों से मेरा और उनकी मुलाकात तय हो गई थी, दूसरे कारणों से, खास करके सामना के लिए उनकी मुलाकात इंटरव्यू में साक्षात्कार लेना चाहता था, लेकिन टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ था, कोरोना हो गया, ये हो गया। और भी एक महाराष्ट्र में जो कुछ साहित्य विषयक संस्था है, कुछ प्रेस क्लब्स है बड़े, उनका भी ये कहना है कि मैं एक देवेंद्र जी की मुलाकात जाहिर तौर पर लूं, पब्लिक के सामने। तो इस बारे में भी मैं बात कर रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लोगों की एक मांग है कि मैं आपके साथ मंच पर आकर बात करूं। ऐसा है कि हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है ना। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, आइडियोलॉजिकल या कोई भूमिका पर हमारे विवाद हो सकते हैं। तो इसलिए हमने उनसे बात की, और ये कोई जो हमारी बैठक थी वो कोई गोपनीय नहीं थी। हम कोई बंकर में अंडरग्राउंड नहीं बैठे थे, खुलेआम लोगों के सामने बैठकर बात कर रहे थे। एनडीए के जो मजबूत स्तंभ जो थे वो शिवसेना और अकाली दल थे। शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा, मजबूरन बोल रहा हूँ, हमारी इच्छा नहीं थी। अब अकाली दल जो एक बहुत ही मजबूत स्तंभ था, 1996 से हम एक साथ रहे, वो भी उनके वो किसानों का जो विषय है उस मामले में निकल चुके हैं। अब नए साथी मिल गए हैं बीजेपी के एनडीए को, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पर सर, आने वाले बिहार चुनाव में इसका कितना असर देखते हुए नजर आ रहा है? जहां शिवसेना और अकाली दल नहीं है, जिस गठबंधन में, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। ਵਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी 243 सीटों पर कर रखी है। आज की जो बैठक अभी मेरे सभी सम्माननीय यहाँ का हमारा शीर्ष नेतृत्व बिहार का जो है, जो कि इस पर अपनी रणनीति पर जिस पर हमने चर्चा की, हमने 240 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर गठबंधन होता है तो इस ताकत को, इस रणनीति को हम हमारे सहयोगियों के लिए जहां पर वो लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए इसको उपयोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस ने अपने बलबूते पर 243 सीटों पर अपनी रणनीति बना रखी है। उसमें से किन लोगों के साथ जो हमारे साथ में आते हैं, अन्य दल जो हैं, वैसे हमारे जो अलग अलग जो दल हैं, हमारे जितने भी सीपीआई लेफ्टिस्ट हैं, अन्य दल हैं, उन सबके साथ में ऑलरेडी उन लोगों ने साथ में आने में सहमति दी हुई है। तो रणनीति हमारा उस प्रकार से बनाई हुई है। राजद के साथ में अगर ससम्मान में शब्द को उपयोग कर रहा हूं, ससम्मान पूरे हमारे इन नेताओं की जो अपेक्षा है उनको पूर्ण करते हुए अगर समझौता होता है तो निश्चित रूप से, पिछले बार भी हम लड़े थे, इस बार भी हमने लड़ने की अपनी जाहिर इच्छा चर्चा हुई है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार से हमारे नेतृत्व के प्रति या हमारे पार्टी के प्रति या हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं के सम्मान में अगर कोई कमी आती है तो निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, माननीय मदन मोहन झा जी, अखिलेश जी, हमारे चारों कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी महोदय, सब ने इस चीज के लिए सहमति दी है कि हाँ, हमारी तैयारी, अगर मौका आता है तो हम सभी सीटों पर। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨੇ। ਤਵਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ मोदी ने देश ਨੂੰ बर्बाद कर ਦਿੱਤਾ है। देखिए, ये तो हकीकत है कि एक आदमी जीन्स में है, वो तो जीन्स वाला तो वैसे है, लाठियां तो जो है सैकड़ों पुलिस वालों ने मिलकर के चलाई है, और वो किसके इशारे पे चलाई है? वो सरकार के इशारे पे चलती है। तो सरकार को खुद ही नहीं पता कि डायरेक्शन किसने दी। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि एक ऐसी सरकार है जिसको पता ही नहीं है
दिशाहीन सरकार है और इसी दिशाहीन सरकार ने हरियाणा को भी एक अंधकार की तरफ धकेल दिया है और इससे उभारने का काम हम सब लोगों को मिल करके करना होगा। पंजाब में अकाली दल का गठबंधन, हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया और हम इसकी SIT बना के जांच। अरे भाई SIT कितनी जांच होली, 6 साल में कोई गया नहीं जेल में। पहले कहते थे करप्शन किए हैं, बीजेपी यही कहती थी ना। तो कौन सी SIT, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, उनसे कुछ नहीं हो रहा। अभी SIT करेगी। SIT और कई मामलों में चल रही है। SIT का अगर कुछ नतीजा निकलेगा तब देखेंगे। अभी तो कुछ नहीं है। मामला सारा रफा दफा करने के लिए, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए काम है। अकाली दल का गठबंधन था पंजाब में, NDA के साथ टूट गया है, क्या कहना है उसको, कितना असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति से? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति या संगठन या पार्टी किसान गरीब मजदूर के हित में खड़ी होती है, उनका सबका स्टैंड ऐसा ही होना चाहिए। ये तो जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर बचना चाहते हैं जनता के प्रकोप से और उनके गुस्से से, तो वैसे ही पहले ही छोड़ देनी चाहिए। इनको तो सबको किसान मजदूर गरीब के साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए और तभी ये देश बचेगा, वरना इस देश के हालात देखिए, ये तो उनका अपना मामला है। कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही होगी तभी इस तरीके का मामला होता है। बुढ़लाना में घेराव किया गया था। घेराव करने के बाद लोगों पर पर्चा दर्ज किया गया, 90 लोगों पर 4 पीटी। मध्यवर्ती नहीं, अभी तो मेरे को ये पता है भाई, कांग्रेस में इलाज की प्रक्रिया चल रही है। एक गुलाम को हटा दिया और गुलाम के साथी को भी हटाने की तैयारी चल रही है। मेरे सूत्र बता रहे हैं नेता विपक्ष जल्दी बदलेंगे। कांग्रेस में वापसी की संभावना बढ़ेगी सर? कांग्रेस में वापसी की संभावना है कुछ? देखिए, अभी तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा काम किया नहीं कि दोबारा वापसी की कोई वो आगे, अभी तो बहुत दूर है दिल्ली। अभी तो मैं सारे साथियों से सलाह कर रहा हूँ, ऐसी अभी कोई गुंजाइश दिखती नहीं। जहाँ गुलाम और गद्दार बैठे हों, जल्लाद बैठे हों, जो जनता के ऊपर बीजेपी के साथ मिली भगत करके राजनीति करते हो, वहाँ अशोक तंवर ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है और आर पार की लड़ाई लड़ता है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर तौर से चुनाव में आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे या किसी पार्टी के उसके प्रत्याशी को समर्थन देंगे? देखिए, अभी तो हम नब्ज टटोलने आए, टेम्परेचर चेक करने आए। आप एक दिन गाँव में घूमेंगे, हाँ, तो लोगों से राय तो होगी भाई। लोगों की राय के हिसाब से अभी मैं कैसे बता दूं? मैं तो राय लेने आया हूँ। सर, टेम्परेचर तो मुडलाना में आप बता ही रहे हैं, कैसा रहा? हाँ सर, उसके बाद मैं भी तो डॉक्टर हूँ, थोड़ा टेम्परेचर तो मेरे ऊपर भी छोड़ो, कुछ जनता के ऊपर भी छोड़ो। दूसरों के टेम्परेचर पे डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है, वो एक बार खुद भी तो नब्ज देखता है। हाँ भाई, तेरी ठीक है, BP हाई है, लो है, क्या है। मैं कह रहा हूँ, जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि MP हो, MLA हो, उन सबको, हाँ, चाहे विपक्ष का नेता हो, अरे किस बात का लालच? देश बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हो, तो ऐसे कैसे मामला चलेगा? अरे बीजेपी का देख लो, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित करी इन्होंने, 80-90 लोग बनाए हैं। हरियाणा का एक भी निकम्मा नहीं बनाया। काम तो बढ़िया किया, पर परंतु और भी क्या कारण है? निकम्मे तो साबित कर दिए कि इनकी ना तो जरूरत है और आगे ना इनका कोई फ्यूचर है। नहीं तो इतने देश के अंदर इतने पदाधिकारी हैं, कोई ना कोई तो बनाना था। तो भारतीय जनता पार्टी कितना तवज्जो देती है हरियाणा के भाजपा के लीडरों को, ये इससे साबित होता है। तंवर साहब, जैसे घेराव किया गया था मुडलाना में कृषि मंत्री का, उसके बाद 6 PTI टीचरों पर और 80 से 90 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, वो भी सोशल डिस्टेंस का और मास्क को लेकर और सरकारी कामकाज में दखलंदाजी करने के लिए, क्या कहें? देखिए, ये तो सरकार जो है दमन का चक्र अपना चलाती है। दमन के चक्र से कौन बचाएगा? सुदर्शन चक्र। और वो किसके पास है? किसके पास है? ऊपर ने हमें दिया हुआ सुदर्शन चक्र चलाया था विधानसभा में, फिर आगे चलाएंगे। जो जो इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता है वो हमारा साथ दे, हम उनके साथ खड़े हैं पूरी मजबूती से। सर, कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कुछ वोट कटवा लोग आएंगे हल्के के अंदर, तो उनसे सावधान रहना। और वो क्या है? वो क्या है? दिल्ली में बताया तो लोगों ने, क्या है? हरियाणा में तो वोट क्या, वो पूरी तरीके से नतमस्तक है, सरेंडर है। इस कांग्रेस में ये पूछने वाला है कि भाई मोदी से जाकर के मिलते हो जिसने देश का नाश कर दिया, कोई पूछता है कि क्यों मिले? ऐसी कौन सी मजबूरी है? ऐसी कौन सी साठ गांठ है? हम तो नहीं मिले आज तक। हमारे पास भी बतेरे प्यार पत्र संदेश भेजे लोगों ने, सारी पार्टियों ने, हम तो जाके नहीं मिले। इतने विरोध के बावजूद सरकार जीत के दावे कर रही है और उन्होंने अभी हाल ही में IMT और चावल मिल की घोषणा की है, तो इसके बारे में क्या कहना?
देखिए, और कह रहे हैं ये IMT पहले खरखोदा में घोषणा करी थी, कई साल हो लिए, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए। जब सरकार आई नई नई, वो एक शाह अम्बाला में घोषणा करी थी। उन IMTO का क्या हाल है? आज ट्रस्ट डेफिसिट हो गया इस सरकार के प्रति, इस नेतृत्व के प्रति, भाजपा का, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो। ना कोई बाहर से पैसा लगाना चाह रहा है, न देश का उद्योगपति लगाना चाह रहा है इस देश के अंदर, और यहाँ ये घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। और कितनी घोषणा जींद में कितनी करी थी भाई, पूछ के आ जाओ, नजदीक है, 30-40 किलोमीटर जाओ ना जींद, देख के आओ। सारा पाट दिया था जनवरी में। 2 साल हो लिए, 2 साल के अंदर जींद में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं। आज भी जींद बड़ा गांव की वो शहर नाम है उसका, लेकिन वहां लोग ये कहते थे बड़ा गांव है, ये कुछ नहीं है भाई जींद। और ऐसा ही अब बड़ौदा में बड़ौदा अब कैसे याद आ गया? एक विधायक की डेथ हुई, आकस्मिक डेथ हुई, बहुत सज्जन पुरुष थे, हमारे को तो बड़ा उनका आदर मान हमने भी किया, उनका बड़ा प्यार हमें मिला। लोगों ने तो उनकी भी टिकट काटने की कोशिश करी 2014 में, और उस समय हम मजबूती से खड़े हुए थे, तब मामला बदला था। अब फिर षड्यंत्र हो रहे हैं, बीजेपी को जिताने की साजिश चल रही है, जनता हराना चाह रही है, और कुछ लोग बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। तो क्या होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो जनता से यही पूछने के लिए आया हूं कि भाई आप जो है कुछ हमें भी गाइड करो और हमारा साथ लो, और ऐसे राज को और ऐसे लोगों को जो मिलीजुली वो चलाते हैं, जो साजिश करते हैं आम जनता के खिलाफ, उनको बदलने का काम करो। सब आज से आपका ये दौरों का आगाज हुआ है, तो कब तक चलने वाला और कितने गाँव में जाने वाले हैं? ना, हम तो सब जगह ही जाएंगे, सारे गांवों में जाएंगे। मैंने बताया कि परिवार में एक डेथ हो गई थी, उसकी वजह से 1.5-2 महीना ये हमारा लेट हो गया, और बीच में कोरोना भी था, और कोरोना अब 50 लाख टच कर गया है, हरियाणा से लेकर के सब जगह फैल रहा है। पर ये जो नेता है ना, जो पकड़ने चाहिए उनको नहीं पकड़ता ये। हाँ, टारगेट इसका थोड़ा सा कमजोर है कोरोना का। जिसको पकड़ना चाहिए उसको पकड़ ले तो ठीक हो जाए मामला, सीधम सीधा। कई मंत्री इसके कारण निधन हो चुका है, यूपी में भी, MP भी उनका भी निधन हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसका असर नहीं है कोरोना का? नहीं, असर मैं कह रहा हूँ जहाँ असर होना चाहिए। अब ना तो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। अरे छुप के बैठने के लिए धोना बनाया था आपको, कोरोना से फाइट करो। और ये जो है जन विरोधी जिनकी नीतियां हैं, बीजेपी और दूसरे लोग, इनसे भी फाइट करो। और ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र जिन आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती जुलती है, अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के इसी हॉल में ये शब्द अनेकों बार गूंजा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना के लिए लगभग 50 पीस कीपिंग मिशंस में अपने जांबाज सैनिक भेजे।
भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसकी सोच या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार, सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है। भारत की पार्टनरशिप का मार्गदर्शन भी यही सिद्धांत तय करता है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते संयुक्त राष्ट्र च दिते संबोधन नूं लैके ओवैसी ने सवाल खड़े कीते ने। उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर PMO नूं टैग करते हुए पूछा कि की तुहाडी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी। ओवैसी ने ट्वीट च लिखा कि सर की तुहाडी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी। सर थाली ताली लाइट बंद है। 21 दिन 93,379 मौतां हुई ने। पहला घर च चिराग बाद विच। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र ने संयुक्त राष्ट्र महासभा च कोरोना वायरस महामारी नूं लैके अपने संबोधन विच कहा कि दुनिया के सब तो वड्डे वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर अज मैं ग्लोबल भाईचारे नूं एक होर भरोसा देना चाहुंदा। भारत की वैक्सीन उत्पादन और वैक्सीन सप्लाई समर्था पूरी मनुखता नूं इस आफत चों बाहर कड्ढण लई काम आवेगी। साबका केंद्रीय मंत्री ते बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह का देहांत हो गया। वो 82 साल के सन। उन्होंने देहांत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख साझा किया। PM ने ट्वीट करके कहा कि जसवंत सिंह नूं उन्हां दी समझदारी ते देश की सेवा लई याद किया जाएगा। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार समय मंत्री रहे जसवंत सिंह पिछले लंबे समय तो बीमार सन। साबका रखिया मंत्री जसवंत सिंह का ऐतवार नूं 82 साल की उम्र विच देहांत हो गया। सिंह भारतीय फौज अधिकारी भी रहे सन। उन्होंने लंबे समय अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री मंडल विच सेवा निभाई। 1998 तो 2004 विचकार अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री मंडल विच उन्हां रखिया वित्त और विदेशी मामलों की जिम्मेवारी निभाई। 7 अगस्त 2014 नूं अपनी रिहाइश के बाथरूम विच डिगण तो बाद जसवंत सिंह कोमा विच सन। रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर करदिआं कहा कि बीजेपी के दिग्गज नेता ते साबका मंत्री जसवंत सिंह जी के देहांत तो बहुत दुख। जसवंत सिंह भाजपा की टिकट ते 5 वार राज सभा विच गए सन। 2014 दी लोक सभा चोणां दौरान टिकट ना मिलने ते जसवंत सिंह ने आजाद उम्मीदवार वजों चोण लड़ी सी। बाद विच उन्हां नूं पार्टी विचों कढ दिता गया सी।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਡਰਾਮਾ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾਂ तमाम ਦੂਜੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਬੱਸ, ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ तमाम ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੂਨ 'ਚ ਅਨਲੌਕ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਅਨਲੌਕ 4 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।